नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग के लिए करेंट का सेट 7 लाए हैं और करेंट 1 से लेकर सेट 6 तक आपको करवा दिए हैं। इसलिए जो लोग भी नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वहाँ पर एक दरोगा का प्लेलिस्ट मिलेगा और वहीं पर आपको सारा जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। अगर इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर आपको जागो दुनिया सर्च करेंगे, JAGO जागो DUNIYA जागो दुनिया अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें हम मेन क्वेश्चन जो है वो करवाए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर जो है वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक इतना करना पड़ेगा। और हम वन लाइनर जो है पीछे वाला वो नहीं करवाए हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ वन लाइनर जो है वो पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो संयुक्त सैन्याभ्यास, तो कवच अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत के संयुक्त सैन्याभ्यास होता है, अभ्यास है। ठीक है, कवच अभ्यास कैसा अभ्यास है? तो ये भारत का संयुक्त सैन्याभ्यास है। कैसा है? भारत का संयुक्त सैन्याभ्यास है। कौन सा? कवच अभ्यास। ठीक है, डेजर्ट नाइट, तो डेजर्ट नाइट किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। डेजर्ट नाइट किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है और ये वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, कवच अभ्यास जो है जो भारत की संयुक्त जो तीनों सेनाएं जो है वो मिलकर करती है। ठीक है, लेकिन डेजर्ट नाइट जो है ये भारत और फ्रांस के बीच होती है और ये वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, अब FOIP अभ्यास, ठीक है, FOIP अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच होती है? तो ये भारत और जापान के बीच होती है। किसके बीच होती है? तो ये भारत और जापान के बीच होती है। ठीक है, और ये नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, तो जापान के साथ अधिकतर जो अभ्यास होता है, जितना भी अभ्यास होता है वो ज़्यादातर आपको नौसेना का ही अभ्यास होता है। ठीक है, तो FOIP अभ्यास जो है वो किसके किसके बीच होती है? भारत और जापान के बीच होती है और ये नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, अब आते हैं अगला, इन यूना V4 अभ्यास, इन EUNA V4 अभ्यास। ठीक है, तो ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच होती है। देख रहे हैं कि EU लगा हुआ है तो यूरोपीय यूनियन हो गया। ठीक है, एक मिनट, तो तो इन यूना V4 अभ्यास ये किसके किसके बीच होती है? तो ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच होती है। ठीक है, और ये किसका है? तो ये नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, किसका है? नौसेना का अभ्यास है। तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो कवच अभ्यास भारत का संयुक्त सेना अभ्यास के बीच है। ठीक है, डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच होता है जो कि वायुसेना का है। FOIP अभ्यास भारत और जापान के बीच है जो कि नौसेना का है। IN यूना V4 अभ्यास जो कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच है और ये नौसेना का अभ्यास है। अब आइए ऐप और पोर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ऐप क्या है? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा ऐप किसके किसके बीच होती है? सॉरी, लक्ष्मण रेखा ऐप कौन जारी किया है? तो IIT मंडी के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये IIT मंडी के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा ऐप? लक्ष्मण रेखा ऐप। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो लक्ष्मण रेखा ऐप किसने जारी किया है? तो ये IIT मंडी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब ये लक्ष्मण रेखा ऐप जो है ये क्यों जारी किया गया है? तो ये कोरोना संक्रमित जो होम क्वारंटाइन मरीजों पर नज़र रखने के लिए किया गया है। ठीक है, जो होम क्वारंटाइन रहते थे, घर पर ही जो कोरोना संक्रमित हो गए और वो घर पर ही अपना इलाज करते थे, तो उन्हीं के लिए लक्ष्मण रेखा ऐप जारी किया गया है। और ये किसने जारी किया है? तो IIT मंडी ने जारी किया है। DG नेस्ट ऐप, तो DG नेस्ट ऐप किसने जारी किया है? तो पंजाब सरकार ने जारी किया है। ठीक है, अब ये क्यों जारी किया है? तो भुगतान प्रक्रिया को आसान और बनाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, किसी को अगर भुगतान करना हो तो इसको आसान बनाने के लिए और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए। कौन सा ऐप? DG नेस्ट ऐप। ठीक है, जो कि पंजाब सरकार द्वारा जारी किया गया है। जनता दर्शन ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, जनता दर्शन ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। और क्यों जारी किया गया है? तो लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान के लिए जारी किया गया है। ठीक है, जनता की जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं को ऑनलाइन जो है वो समाधान करने के लिए जनता दर्शन ऐप जारी किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।
अब आते हैं अश्विनी पोर्टल, ठीक है, अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप है, ठीक है। कौन कौन सा? अश्विनी पोर्टल हो गया और वंडर ऐप है। ये कौन जारी किया है? तो ये बिहार सरकार जारी किया है, ठीक है। देखिए बिहार से रिलेटेड है इसलिए ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन? अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप, ठीक है। अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप किसने जारी किया है? तो ये बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। और ये किस लिए जारी किया गया है? तो आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए। किसको? जो आशा कार्यकर्ता होती है उनके प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए किया गया है। कौन सा ऐप? अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप है। अब उद्योग सारथी ऐप किसने जारी किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा उद्योग सारथी ऐप के द्वारा? तो युवाओं को रोजगार और व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। किस लिए? तो युवाओं को रोजगार और व्यवसाय से संबंधित क्या होगा? जानकारी मिलेगा। किसके द्वारा? उद्योग सारथी ऐप के द्वारा। देख रहे हैं कि उद्योग लगा हुआ है, तो ये किसने जारी किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब आते हैं आकांक्षा पोर्टल ऐप। तो आकांक्षा पोर्टल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, CSR, ठीक है। उसी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है। CSR का मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए आकांक्षा पोर्टल ऐप पोर्टल जो है वो जारी किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। तो आइए इसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो लक्ष्मण रेखा ऐप IIT मंडी के द्वारा, डिजी नेस्ट ऐप पंजाब सरकार के द्वारा, जनता दर्शन ऐप तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप बिहार सरकार के द्वारा, उद्योग सारथी ऐप तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, आकांक्षा पोर्टल ऐप तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो जब भी हम बोलेंगे आपको ही बोलना है और हम बार बार बोलेंगे ताकि आपको भी याद हो सके। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत कौन बने हैं? तो ये माइकल ब्लूमबर्ग बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत कौन बने हैं? तो माइकल ब्लूमबर्ग बने हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मुल्ला हसन अखुंद बने हैं। कौन बने हैं अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री? मुल्ला हसन अखुंद बने हैं, ठीक है। और ये मुल्ला हसन अखुंद किससे संबंधित है? तो ये तालिबान से संबंधित है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया है। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अब्दुल्ला शाहिद बने थे, ठीक है। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अब्दुल्ला शाहिद बने हैं, जो कि मालदीव के हैं। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत माइकल ब्लूमबर्ग। हम बोलेंगे क्वेश्चन तो आपको भी आंसर बोलना है साथ में। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत माइकल ब्लूमबर्ग, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद, 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हो गए। अब आते हैं कि GI टैग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो GI टैग अब कुर्ग और चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है। कुर्ग और चिकमंगलूर, ठीक है। क्या है? कुर्ग और चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी जो है वो कहाँ से किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। किससे है? कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन? कुर्ग और चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है। कौन? कुर्ग और चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी। अब आते हैं वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी। वायनाड जो जगह है ये केरल से संबंधित है, ठीक है। ये वायनाड से ही इस बार राहुल गांधी जो हैं वो जीते हैं, ठीक है। तो वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी जो है जिसको GI टैग मिला है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। मिहिदाना मिठाई, तो मिहिदाना मिठाई कहाँ से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। तो ये मिहिदाना मिठाई कहाँ से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी कहाँ से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन? अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कहाँ से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। देख रहे हैं कि 3 तरह का अरेबिका कॉफ़ी है। कौन कौन? कुर्ग या चिकमंगलूर जिसको कहते हैं तो ये कर्नाटक से संबंधित हो गया। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित हो गया। बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी तो ये कर्नाटक से संबंधित हो गया, ठीक है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग तो ये गुजरात से संबंधित है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग तो ये गुजरात से संबंधित है। डले खुर्सीन तो ये मिर्च है जो कि सिक्किम से संबंधित है। डले खुर्सीन
तो ये मिर्च है जो कि सिक्किम से संबंधित है। तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो कुर्ग और चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी तो कर्नाटक से हो गया। वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी तो ये केरल से हो गया। मिहिदाना मिठाई तो ये पश्चिम बंगाल से हो गया। और अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी तो ये आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से हो गया। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी तो ये कर्नाटक से संबंधित है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग तो ये गुजरात से संबंधित है। डले खुर्सीन जो मिर्च है वो सिक्किम से संबंधित है। अब आइए उत्सव एवं महोत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं। देख रहे हैं कि हम हर एक टॉपिक से कुछ कुछ लिए हैं ताकि आपको भार भी नहीं पड़े और याद भी हो जाए। और ऐसे क्या होगा कि एक टॉपिक को लेंगे तो जल्दी याद भी नहीं होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर करके हम करवाए हैं और अधिकतर जो टॉपिक है वो हम ख़त्म करवा दिए हैं। ठीक है, अब जो है 1 या 2 वीडियो आएगा, उसके बाद आपको काम ख़त्म हो जाएगा। करावली उत्सव या और कंबाला उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कौन कौन? करावली उत्सव और कंबाला उत्सव। करावली और कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। थुम्बी महोत्सव और मकर विलकु त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। तो थुम्बी महोत्सव और मकर विलकु त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। जो देख रहे हैं केरल से कौन कौन है? थुम्बी महोत्सव, मकरविलकु त्यौहार और अट्टकल्लू पोंगल। थुम्बी महोत्सव, मकरविलकु त्यौहार और अट्टकल्लू पोंगल तो ये केरल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो 2021 का था वो कहाँ मनाया गया था? तो ये ऋषिकेश में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का कहाँ मनाया गया था? तो ये ऋषिकेश मनाया गया था। ऋषिकेश कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। देव सूर्य महोत्सव जो कि 2020 का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हम 2020 का ले लिए हैं। तो देव सूर्य महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये औरंगाबाद बिहार में मनाया जाता है। ये देव जो जगह है ये औरंगाबाद में है और यहीं पर भगवान सूर्य का विख्यात मंदिर है। ठीक है, तो देव सूर्य महोत्सव 2020 कहाँ मनाया जाता है? तो ये औरंगाबाद बिहार में मनाया जाता है। बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव और नगोबा जतरा उत्सव कौन कौन? बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव और नगोबा जातरा उत्सव कौन कौन? बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव और नागोबा जतरा उत्सव ये कहाँ से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं निधन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मीनू मुमताज जो कि अभिनेत्री थी, इनका निधन हो गया। तो मीनू मुमताज का संबंध किससे था? तो ये अभिनेत्री से था। ठीक है, ये अभिनेत्री थी। मीनू मुमताज क्या थी? तो ये अभिनेत्री थी। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ये क्या थे? तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे पाकिस्तान के। तो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान क्या थे? तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे पाकिस्तान के। अरविंद त्रिवेदी तो ये क्या थे? अभिनेता और राजनेता थे। तो ये अरविंद त्रिवेदी जो कि रामायण जो सीरियल देता था उसमें ये रावण का रोल निभाए थे और उससे बहुत ही प्रसिद्धि इन्होंने पाई थी। मतलब कि रावण के जो चरित्र को जो है वो इन्होंने पूरी तरह से सामने ला दिया था लोगों के सामने। ठीक है, ऐसा लगा था कि मतलब कि ये जब रोल करते थे तो ऐसा लगता था कि सही में रावण रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो अरविंद त्रिवेदी तो ये अभिनेता और राजनेता थे। पहले अभिनेता थे, बाद में इन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा था। तो अरविंद त्रिवेदी तो ये अभिनेता और राजनेता थे। ठीक है, जैक्स रोगे तो ये अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। जैक्स रोगे अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के और इनका निधन हो गया। ठीक है, तो किनका निधन हो गया? मीनू मुमताज अभिनेत्री, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान परमाणु वैज्ञानिक पाकिस्तान के थे, अरविंद त्रिवेदी अभिनेता और राजनेता थे और ये जो रामायण जो देता था उसमें रावण का किरदार निभाए थे। जैक्स रोगे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, कल्याण सिंह ये पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। कल्याण सिंह क्या थे? तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के समय में बाबरी विध्वंस हुआ था जिसके कारण कि इन्होंने त्यागपत्र देना पड़ा था मुख्यमंत्री के पद से। ठीक है, तो कल्याण सिंह क्या थे? तो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इनका निधन हो गया। गर्ड मुल्लर तो गर्ड मुल्लर क्या थे? पूर्व जर्मन फुटबॉलर थे।
ठीक है। गर्ड मुलर क्या थे, तो ये जर्मन फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया। माकी काजी, तो ये सुडोकू पहेली के निर्माता थे। तो सुडोकू पहेली के निर्माता कौन थे, तो ये माकी काजी थे, जिनका कि निधन हो गया। कौन थे सुडोकू पहेली के निर्माता, तो ये माकी काजी थे, ठीक है। जो सुडोको देता था, जो सुडोको आप पेपर में देखते हैं कि देता है, तो इस पहेली के निर्माता कौन थे, तो ये माकी काजी थे। अब पद्मा सचदेव, तो ये पद्मा सचदेव का संबंध किससे था, तो ये डोगरी कवयित्री थे, ठीक है। पद्मा सचदेव क्या थे, तो ये डोगरी जो भाषा है उसके कवयित्री थे, ठीक है। तो पद्मा सचदेव का संबंध किससे है, तो डोगरी कवयित्री थे। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। तो मीनू मुमताज अभिनेत्री, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान परमाणु वैज्ञानिक, अरविंद त्रिवेदी अभिनेता और राजनेता, जैक श्रोगे अध्यक्ष थे और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, आनंद कन्नन, तो ये तमिल अभिनेता थे। आनंद कन्नन क्या थे, तो ये तमिल अभिनेता थे। गर्ड मुल्लर, तो ये पूर्व जर्मन फुटबॉलर थे। माकी काजी, ये सुडोकू पहेली के निर्माता थे। पद्मा सचदेव, तो ये डोगरी कवयित्री थे, जो कि इन सब का निधन हो गया। अब आते हैं सूचकांक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, तो जितना भी हम सूचकांक करवा रहे हैं वो सारा हम 2021 का ही करवा रहे हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो निकलता है, मतलब कि एक खुशी का जो है वो रिपोर्ट निकलता है, तो ये कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, आप लोग को भी साथ में बोलना है तो आपको भी याद हो जाएगा अच्छी तरह से। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, ठीक है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड है, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये फिनलैंड है। मतलब कि फिनलैंड के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। भारत का स्थान कितना है, तो ये भारत का स्थान 139 स्थान पर है। देख रहे हैं कि बहुत पीछे है भारत का स्थान, 139वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इसका मतलब कि यहाँ पर जो खुश जो है वो बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर दुखी ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो पैसा कमाने के ही चक्कर में रहते हैं, ठीक है। और पैसा जो होता है वो खुशी का पैमाना नहीं होता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि अगर खूब हम कमाने लगेंगे, लाख करोड़ रुपया आ जाएगा तो हम खुश रहने लगेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। पैसा खुशी का पैमाना नहीं होता है, खुशी आपके अंदर होता है, ठीक है। वो किसी बाहरी चीज़ से नहीं मिलता है खुशी, ठीक है। चाहे वो किसी से भी हो, सब कोई आपको दुखी ही करेगा। जब तक कि आपको अंदर से खुश नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपनी खुशी की चाबी जो है वो किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो अब आइए आते हैं आगे कि वैश्विक दाता सूचकांक। तो वैश्विक दाता सूचकांक मतलब कि जो सबसे ज़्यादा दान करता है उसमें ये कौन जारी करता है, तो चैरिटी एंड फाउंडेशन। कौन जारी करता है, तो चैरिटी एंड फाउंडेशन जारी करता है। तो चैरिटी मतलब क्या होता है, चैरिटी में ऐसे भी लोग दान करते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो इंडोनेशिया है, ठीक है। तो वैश्विक दाता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, तो इंडोनेशिया है। मतलब कि इंडोनेशिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दान करते हैं, ठीक है। भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 14वां है, ठीक है। मतलब तो भारत का स्थान कितना है वैश्विक दाता सूचकांक में, तो 14वां है, ठीक है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जारी करता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का मतलब कि कहाँ पर, मतलब कि सुशासन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कौन जारी करता है, तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जारी करता है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये फिनलैंड है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर न के बराबर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर जो भी जनता लोग हैं वो बहुत खुश रहते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं, सरकार से उनका कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड है। भारत का स्थान कितना है, तो 49वां है। भारत का स्थान कितना है, तो ये 49वां स्थान पर है, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो जब कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जारीकर्ता एकदम याद रखिएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें आपको प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये जो है प्रथम स्थान पर आइसलैंड है।
कौन है प्रथम स्थान पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में? आइसलैंड है। भारत का स्थान कितना है? तो ये 140वें स्थान पर है। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, मतलब कि जेंडर गैप समझ रहे हैं कि जो लड़का और लड़की के बीच में जो गैप होता है, कि जैसे कि अभी जो है जेंडर गैप में कि 1000 पुरुष पर 943 महिला हैं, तो इसी को गैप कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि 57 महिलाओं का गैप हो गया। ठीक है, तो इसी में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। भारत का स्थान कितना है? तो 140वां है। इसमें भी भारत जो है वो बहुत पीछे है। अब आते हैं कि सम्मेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो G7, एक मिनट, इसको जो भी इंडेक्स किए हैं वो एक रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 139वें स्थान पर, वैश्विक दाता सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 49वां स्थान पर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 140वां स्थान पर। ठीक है, अब आते हैं सम्मेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किसकी मेजबानी में हुआ था? तो ये लंदन की मेजबानी में हुआ था। ठीक है, तो G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये लंदन में हुई थी। और इसकी मतलब कि इसका लंदन जो है इसका मेजबानी किया था। किसका? G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का। 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? तो ये पोर्तो पुर्तगाल में हुआ था। ठीक है, 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2021 का, वो कहाँ हुआ था? पोर्तो में हुआ था। पोर्तो कहाँ है? तो ये पुर्तगाल में है। WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन किए थे। तो WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो होता है उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया था। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कार्नवाल में हुआ था। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कार्नवाल में हुआ था। कार्नवाल कहाँ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कार्नवाल में हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रुसेल्स में हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रुसेल्स में हुआ था। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी है। G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये नेपल्स में हुई थी। G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये नेपल्स में हुई थी। नेपल्स कहाँ है? तो ये इटली में है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये भारत हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन में। 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 पोर्तो में। पोर्तो कहाँ है? पुर्तगाल में है। WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में। नाटो शिखर सम्मेलन तो ब्रसल्स बेल्जियम में। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक तो नेपल्स इटली में हुआ था। ये सारा जो है आपको 2021 में ये सब हुआ है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? तो सुनील छेत्री हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल होता है उसमें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये भारत के ही हैं, सुनील छेत्री हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ICC हॉल ऑफ फेम में वीनू माकर को शामिल किया गया है। तो ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो वीनू माकर को शामिल किया गया है। ICC में शामिल नए सदस्य देश कौन कौन हैं? तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को शामिल किया गया है। तो ICC में शामिल नए सदस्य देश कौन कौन हैं? तो मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को शामिल किया गया है। बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी कौन है? तो कोबे ब्रायंट है जो कि मरणोपरांत शामिल किया गया है। तो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो कोबे ब्रायंट जी को शामिल किया गया है जो कि मरणोपरांत शामिल किया गया है। और ये जो कोबे ब्रायंट जो थे ये महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनका कि एरोप्लेन दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, अब जॉनी मुलाग पदक किसको मिला है? तो आजिक रेहाने को मिला है। तो जॉनी मुलाग पदक किसको मिला है? तो आजिक रेहाने को मिला है। भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग जो ओलंपिक का था वो क्या था? तो लक्ष्य है तेरे सामने था।
तो भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या था ओलंपिक में, ओलंपिक जो 2021 में, लक्ष्य है तेरे सामने था। इसका कंपोज और गायक कौन थे, तो मोहित चौहान थे। तो आगे आते हैं कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो कर्णम मल्लेश्वरी थे। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बने हैं, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी बने हैं। कौन बने हैं, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, तो कर्णम मल्लेश्वरी बने हैं। तो इसी के साथ जो है आपका आज का ख़त्म हो गया, और बहुत से जो चैप्टर थे हम वो ख़त्म करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा और बार बार सुनते रहिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। और अब जो है मात्र आपको 1 या 2 वीडियो आएगा, और इसमें आपको मेन हम सारा जो है वो ख़त्म करवा दिए हैं। जैसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अब ख़त्म हो गया है, पूरा खेल ख़त्म करवा दिए हैं, पूरा पुरस्कार ख़त्म करवा दिए हैं। ठीक है, और जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें मेन जो है सारा वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको त्यौहार कुछ बचेगा थोड़ा मोड़ा, और जो कि आपको करना है। तो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।